अभी एक जो है हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 14 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मैंने कुछ डेटा लेके रखा है। तो बेसिकली ये एक्सेल टेबल जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज का जो प्रैक्टिकल जो है उसको हम फिर से देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि ग्राउंड वाटर का जो कैलकुलेशन जो है, क्योंकि जो पिछले बार का जो प्रैक्टिकल जो था इनफ्लो का और आउटफ्लो का, वो इनफ्लो और आउटफ्लो का पैरामीटर्स का एनालिसिस से हमने वाटर बैलेंस करने की कोशिश की। और उस वक्त काफी सारे डिस्कशंस भी हमने किया। और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ग्राउंड वाटर के हेल्थ के रिलेटेड थे। शायद अजय ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो उस दिशा में जा रहे थे। तभी हमने कहा था कि एक अप्रोच और एक मेथड है वाटर का कैलकुलेशंस का, जो लार्जली आप उसको रिलेट कर पाएंगे वो 13-14 नंबर के प्रैक्टिकल को, जो विनीत फडणवीस ने जो प्रेजेंटेशन किया था, कि वहां पे उसने बहुत प्रिसाइजली बताया कि भाई इस तरह का ये हमने कैलकुलेशन किया। एक शायद तमिलनाडु या दक्षिण भारत के कोई गांव का था। आज आज अभी जो हम करेंगे वो एक दूसरा अप्रोच है। और ये अप्रोच बहुत स्पेसिफिकली जो है ये ग्राउंड वाटर के लिए है, ये ओवरऑल पानी को लेके नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल जो है वो ग्राउंड वाटर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वाटर टेबल फ्लक्चुएशन का एक प्रैक्टिकल है, जिसमें अगेन एक गांव के डेटा आपके साथ शेयर किए जाएंगे और हम इसको साथ में कैलकुलेट करेंगे और इसका मतलब समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। और शायद एक अल्टीमेट एनालिसिस इसमें से क्या निकल सकता है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच जो है उसको हम कंसिडर करेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक बार हम समझ लें। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स में जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये जो अप्रोच जो है बहुत ही स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करते हुए करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और बाहर कुछ होता है जिसका ग्राउंड वाटर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो वो इसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं आएगा ग्राउंड वाटर के ऊपर इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ बाहर होता है जो ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करता है, तो उसका कंसिडरेशन इन इनडायरेक्ट वे में आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या क्या चीजों का ग्राउंड वाटर के ऊपर इम्पैक्ट होता है? सबसे पहला ग्राउंड वाटर के ऊपर इम्पैक्ट होता है रेनफॉल का और रन ऑफ का। जो रेनफॉल होगा, जो रन ऑफ होगा, जो रह जाएगा सोइल में रहेगा, उसके बाद ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो अब ज्यादा रेनफॉल हुआ, कम रन ऑफ हुआ, सोइल से ज्यादा अंदर गया, तो हमें वो कोई डेटा को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा ग्राउंड वाटर टेबल को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके फ्लक्चुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक इन वे इनडायरेक्ट वे में ये सभी का टोटालिटी के अंदर इस परिस्थिति का समझ आ गई। दूसरा है, आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे रिटर्न इरिगेशन का कैलकुलेशन किया। तो केनाल से भी कुछ सीपेज होके जाएगा, कुछ हम इरिगेशन करेंगे वो भी सीपेज होके अंदर तक पहुंचेगा। तो ये भी पूरा का पूरा इसका इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर टेबल पे आ जाएगा। अगर ज्यादा रिटर्न इरिगेशन ज्यादा हो रहा है तो वाटर टेबल ज्यादा ऊपर आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। तो इन में उसका भी कोई कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। अगर हम आगे और तीसरा चले तो दो पैरामीटर थे जिसको हमने लगभग लगभग इग्नोर कर दिया, जब पिछले कैलकुलेशंस किए, क्योंकि वो डेटा लेना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो वो जो दो दो पैरामीटर थे कि अगर अदर बेसिन से ग्राउंड वाटर अगर आपके एरिया में या आपके ग्राउंड वाटर के अंदर आ रहा है, तो उसका हमने कैलकुलेशन नहीं किया था, आता जरूर है। और आपका जो ग्राउंड वाटर है वो आपके बेसिन में से दूसरे बेसिन की तरफ आउटफ्लो हो जाता है। तो जैसे ऊपर एक गांव है, नीचे एक गांव है, तो उसका पानी आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। हमने दोनों केस में पिछली बार जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया था, जिसको बहुत मुश्किल है, आपको फ्लो रेट देखना है, उसका सब देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको हमने नहीं किया था। अब इसमें एक सुविधा ये हो जाती है कि ये जब हम करते हैं तो वो दोनों पे फैक्टर आ जाते हैं, कितना आया कितना गया। वो पूरा का पूरा जब हम ग्राउंड वाटर टेबल को मॉनिटर करते हैं
तो वहां से वो आसानी से उन चीजों को बता देता है, तो वो भी हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। पिछली बार हमने बहुत सारे पैरामीटर्स, इवोपोरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन, काफी सारी चीजों को कैलकुलेट किया था। इसमें हम वो नहीं करते हैं। अब कितना पानी आपने निकाला, एक बोर से निकाला, 50 बोर से निकाला, गांव में कितने किसान खेती कर रहे हैं, कितना पंपिंग हो रहा है, कितना मोटर लग रहा है, ये सब चीजों को भी हमने पिछली आउटफ्लो मेथड्स में हमने काफी सारों को कैलकुलेट किया था। इस मेथड में उसको भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हुआ, मैंने कहा कि जो जो ऐसी चीज है जो ग्राउंड वाटर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है, जो ऐसी चीज है जो ग्राउंड वाटर पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है, वो सभी की सभी इसमें एम्बेड हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्राउंड वाटर टेबल को मॉनिटर करना है, और उसका जो फ्लक्चुएशन जो है, उस फ्लक्चुएशन से कुछ इंफॉर्मेशन हमें डिराइव करनी है। कुछ कैलकुलेशन बाद में हम करते हैं, उसको भी हमें समझना है कि इस कैलकुलेशन का हमारे लिए मतलब क्या होता है। तो ये प्रैक्टिकल और ये पर्पस है। एक और मर्यादा मैं अगर आपको बता दूं, क्योंकि हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि ये ग्राउंड वाटर हेल्थ को या एक्विफर की हेल्थ को डिस्कस करता है या समझने में हमें मदद करता है। ये ऐसा कहूं तो एक पैरामीटर को छोड़ के सही है पूरा, और वो पैरामीटर है कि इसमें जब हम फ्लक्चुएशंस को मॉनिटर करते हैं, तब हम उसकी केमिस्ट्री या वाटर क्वालिटी को कहीं पे भी मॉनिटर या डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप समझ के चलिए कि बहुत अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन मे बी वाटर क्वालिटी के साथ कुछ इश्यू हो जो इसके अंदर हमें पता नहीं चलेगा। तो ये आप एक मर्यादा को समझिए। लेकिन वाटर क्वांटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करके ग्राउंड वाटर की अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड वाटर की क्वांटिटेटिव हेल्थ, क्वालिटेटिव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्वांटिटेटिव हेल्थ को डिस्कस करने में ये हमें मदद करेगा। अभी आपके साथ जो डेटा हमने बिदड़ा गांव का, जैसे पिछली बार आपने किया था, उसी का मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ डेटा जो है, जो पता नहीं काम में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन एक बेसिक डेटा हाइड्रोजोलॉजिकल सिचुएशन को डिस्कस या डिस्क्राइब करने के लिए हम कई बार बार यूज करते हैं। तो जैसे ये बिदड़ा गांव के लिए है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक होता है हमारा कि हम एवरेज एनुअल रेनफॉल ले लेते हैं, और ये बिदड़ा गांव के लिए हमारा 550 मिलीमीटर है रेनफॉल। तो ये हमारा उस तरह से हमारा ये डेटा हो गया। दूसरा जो है ये है एक्विफर। तो ये एक्विफर कौन सा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर केस में ये एक्विफर जो है वो सैंडस्टोन एक्विफर है, और अगर मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकली डिस्कस करूं, तो ये जो है वो कर्कावती सीरीज का सैंडस्टोन एक्विफर है। तो ये उस तरह से ये जानकारी इसमें हमें पहले पता होनी चाहिए जब हमें ये कैलकुलेशन करना है। एक्विफर का डेप्थ क्या होता है? तो बेसिकली आप दो चीजें हैं, बार बार हम कंफ्यूज करते हैं। वेल का डेप्थ और बोरवेल का डेप्थ इज नॉट द डेप्थ ऑफ योर एक्विफर, आप ये समझ के चलिए। तो ये यहाँ पे इसीलिए देखिए डेटा सेट में लिखा है ये डीप है, मतलब टाइपोलॉजी अगर हम देखें तो एक्विफर जो है वो डीपर है, मतलब बहुत नीचे से, आप बहुत नीचे तक आप जाके पानी को ला सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वेल की डेप्थ को एक्विफर की डेप्थ नहीं माना गया है या नहीं समझा गया है। ये कई बार हम कंफ्यूजन करते हैं। जैसे कि मैं और पन्ना है, मैंने, मेरे पास कम पैसे थे तो मैंने वो 200 फीट का बोर किया, और मेरे पड़ोस में बनना है, उनके पास ज्यादा पैसे थे तो उन्होंने 300 फीट का बोर किया। तो क्या मेरे केस में एक्विफर की डेप्थ 200, उनके केस में 300 है? ऐसा नहीं है। एक्विफर तो शायद हम दोनों ने जितना बोर किया उससे और भी ज्यादा है। तो ये जो है वो डीपर एक्विफर है। कुछ डेटा आपको कुछ वेबसाइट का, मतलब वो जो आपके साथ जो एक्विफर सिस्टम्स ऑफ इंडिया दिया था उसमें शेयर किया गया कि क्या क्या डेप्थ कहाँ पे मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर केस में अगर आप वेल बोरवेल का स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डीपर स्ट्रेटा से पानी ले रहे हैं या शैलो स्ट्रेटा से पानी ले रहे हैं। एक ये दूसरा डेटा है स्पेसिफिक यील्ड का। तो ये हमने जब ये सजना बेन ने भी ये प्रेजेंटेशन किया था तब भी हमने इस पॉइंट को टच किया था कि ये स्पेसिफिक यील्ड जो है वो आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा कि आपके एक्विफर का स्पेसिफिक यील्ड क्या है। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने 9.5%
स्पेसिफिक यील्ड है, ऐसा उन्होंने कहीं से डिराइव किया है। मैं आऊंगा कि ये डेटा हमें कहां से मिलेगा। डिस्चार्ज रेट, तो ये पर्टिकुलर केस में उन्होंने जो कैलकुलेट किया होगा, जो कुछ कुएं का या ड्रम से स्टडी किया होगा या मोटर से स्टडी किया होगा, तो उनका है कि 1200 लीटर प्रति मिनट वहां पे उसका डिस्चार्ज हो रहा है। सॉइल टाइप जो है वो ज्यादातर सैंडी है, और जो वाटरशेड जो है उस रीजन का वो 500 हेक्टर है, और वाटरशेड का टाइप जो लॉजी है वो B+C है। तो इतने डेटा इन्होंने इकट्ठे करके रखे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आ जाता हूं कि हमें इसमें से कौन कौन से डेटा एक्चुअली काम में लगने वाले हैं और काम में नहीं लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा है एवरेज एनुअल रेनफॉल। फिर से मैं कह रहा हूं, कम बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, उसकी इंपैक्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के माध्यम से। तो ये पर्टिकुलर डेटा हमें कहीं पे सीधा कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब कैलकुलेशन में इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। एक्वीफर जरूर हमें पता होना चाहिए, जितना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास एक्वीफर को लेके उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक जगह से उस डेटा को उठा सकते हैं। एक्वीफर के डेप्थ, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन मार्क है एक्वीफर की डेप्थ को लेके। वो ये है कि वो शेलो भी हो सकता है, वो डीप भी हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मीन सी लेवल से ऊपर है, मीन सी लेवल से नीचे है, उसका RWL कितना है, तो यहाँ हमें RWL से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ SWL से ही मतलब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम वो भी नहीं ले रहे, एट प्रेजेंट तो हम वो भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि जब भी आप इस तरह के कैलकुलेशन करें, वो सिमिलर टाइप का एक्वीफर होना चाहिए, अगर डीप है तो डीप होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आप मिक्स मत कीजिए, शेलो का भी है और डीप का भी है। तो मतलब आपने 10 कुएं मॉनिटर किए थे, तो 10 में से आपके 6 कुएं जो थे वो तो आपके डीप के थे, बोर जो थे वो तो डीप के थे, लेकिन कुछ जो थे आपके शेलो के भी थे। और अब आप शैलेश भाई। लगा रहे हैं, तो ये हाँ शैलेश। मिस्टेक। हाँ जी, शैलेश भाई, ये हाउ वुड वी कैटेगराइज डीप एंड शैलो? ठीक कोई है, पर्टिकुलर डेप्थ के बाद किसको डीप कहेंगे और किसको शैलो कहेंगे? ठीक है। ज्यादातर केस में जो खुले कुएं होते हैं और कुएं से जब हम पानी निकालते हैं, तो मतलब मैक्सिमम, इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 30 40 या 50 फीट तक होता है, तब हम मान के चलते हैं कि ये जो है वो हमारा शैलो एक्वीफर है। और उसके बाद जब पंप, बेसिक जो हमारी डिग करने की लिमिट है या हमारा बेसिक पंपिंग से जो पानी निकाला जा सकता है, उससे अगर वो ज्यादा है तो हम इसको कहते हैं डीप है। अभी मैं ये फीट में कह रहा हूँ, उसको अगर आप, क्योंकि बाकी डेटा सेट हमारा मीटर में है, तो आप मीटर में समझ के चलिए कि 30 फीट है, वो 10 मीटर है, ये 15 मीटर के आसपास है। तो इस तरह से हमारा डेटा होगा। तो आप अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये आपका जो एक्वीफर जो है वो शेलो है या डीप है। लेकिन मेरा कहने का अभी पॉइंट वो भी नहीं है कि शेलो है या डीप है। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपके कुछ वेल जो, कुछ जो वाटर टेबल है, वो मान लीजिए 10 12 फीट के आसपास, 10 12 मीटर के आसपास दिखा रहे हैं, और कुछ वेल के आपका जो वेल का में जो वाटर टेबल जो डेप्थ जो है वो आपकी 30 40 मीटर दिखा रही है। तो ये दोनों को मिक्स मत कीजिए डेटा सेट में, और उसके बाद एनालिसिस मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्वीफर में से वाटर टैप करें। जो 10 12 मीटर के ऊपर जो वाटर को टैप कर रहा है वो अलग एक्वीफर है, अगर जानना है तो उसका कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा। और जो नीचे वाला है, जो आप 30 40 मीटर से कोई कुछ चीज उठ रही है, तो वो एक अलग एक्वीफर है, क्योंकि ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कहीं पर 30 40 मीटर का वाटर टेबल है, तो बेसिकली ऊपर पानी नहीं होगा, अगर है तो बीच में इम्परवियस लेयर है। तो बेसिकली ये दो कैलकुलेशंस आपको इसमें साथ में नहीं करने, अगर करनी ही है तो ऊपर वाले का अलग कीजिए, नीचे वाले का अलग कीजिए, क्योंकि बेसिकली ये एक्वीफर की हेल्थ को डिस्कस करता है। स्पेसिफिक यील्ड, ये डेटा काम का है। मुझे लगता है कि जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये है, कितना पानी आप निकालते हैं, कि इनडायरेक्ट वे में काम का है, लेकिन कैलकुलेशंस में हमें इसका कोई रोल नहीं है। इनडायरेक्ट वे में क्यों काम का है, अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू ज्यादा है, 1200 1500 2000 है, तो उसका मतलब है कि इसकी स्पेसिफिक यील्ड भी अच्छी है।
अगर ये डेटा बहुत लो है, मान लीजिए कि ये डेटा आपका बहुत लो हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है वो भी काफी कम होगी। तो ये इनडायरेक्ट वे में आपको थोड़ा मदद करेगा समझने में कि एक्विफर जो है वो मतलब आप जो वैल्यू ले रहे हो वो वैल्यू अच्छी करेक्ट है या नहीं है। सॉइल टाइप सैंडी है, हमें इसका कैलकुलेशंस में पर से कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस सॉइल से जो इवोपरेट होना है, जो इन्फिल्ट्रेट होके डीपर एक्विफर या शैलो एक्विफर तक पहुंचना है वो हो जाएगा। अब हम आते हैं वाटरशेड रीजियन। तो वाटरशेड रीजियन का हमें पर से कोई हम कैलकुलेशंस में इस तरह से उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए होता है वो है एक्विफर का एरिया। तो ये वाटरशेड के एरिया से आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि ये वाटरशेड का एरिया और एक्विफर का एरिया। मैं आऊंगा एक्विफर के एरिया का मतलब क्या होता है। और लास्ट में है वाटरशेड टाइप, तो हमें इसका भी कोई हमारे कैलकुलेशंस में कोई रोल नहीं है। तो इन अ वे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को जनरलाइज कर दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम खुद डिटरमाइन करता है कि क्या वैल्यू से वो प्ले करेगा। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है ये, अगर आप देखेंगे तो कि भाई हमें ये डेटा कहीं से लेना है, स्पेसिफिक ये लिखा है, ठीक है। मैं और एक आ जाता हूँ कैलकुलेशन में आ जाते हैं। तो जो कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली इतनी चीजों के ऊपर आधार रखता है। तो उसका फॉर्मूला जो है शायद सेजिना ने भी जो पिछले बार सैटरडे को पढ़ाया था वो उसी के साथ लिंक्ड है, एरिया। तो यहाँ पे जब एरिया की हम बात करते हैं तो ये एरिया है वो एक्वीफर का एरिया है, आपके वाटरशेड का एरिया नहीं है। उसके साथ एस वाई जो है, हम स्पेसिफिक यील्ड का जो डिस्कस कर रहे थे, तो ये स्पेसिफिक यील्ड इन परसेंटेज ये है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये दो डेटा हो गया। और तीसरा जो डेटा हम यूज करते हैं वो फ्लक्चुएशन का डेटा यूज करते हैं, जो हम मीटर में मॉनिटर करेंगे और मीटर में होंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो रिचार्ज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है कि वो आपका पानी मतलब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतना मतलब नहीं है। और इन सब क्यों हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमें मोटे मोटे तौर पे सिर्फ 3 डेटा का ही रिक्वायरमेंट होता है। ये डेटा जो है हम मॉनिटर करते हैं खुद, ये हर बार करना है। ये अगर हम ये डेटा की बात करूं तो ये डेटा हमें हर बार मॉनिटर करना है और उसको कैलकुलेशन में यूज करना है। ये वन टाइम जॉब है। ये आपको कहीं से सीधा का सीधा ये फिगर जो है वो आपको मिल जाएगा, ये जो है डेटा का। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये भी वन टाइम जॉब है, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वे आपके केस में वो पर्टिकुलर एरिया कितना है। अगर ये तीनों को मिला लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा एक्वीफर में कितना पानी आ रहा है या कितना पानी जा रहा है। तो उसको करने के लिए सबसे पहला मैं आपको कहूँ कि हमें क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है एक ये वाला हिस्सा मैं अगर ले लूं कि हमारे पास ये कितना है, एच कितना है और ये कितना है, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं डेटा टेबल हमारे पास है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका डेटा टेबल हमें बनाना है। वेल का मतलब आप जब आप आए थे वेल इन्वेंटरी कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हमने एक कहा था कि आप जो भी आपको लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में लगना है तो आप उसके आईडी बना दीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि बिदड़ा गांव में 1 2 3 4 5 6 उन्होंने 6 वेल को कंसीडर किया है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के लिए। अब नेचर ऑफ टाइप क्या है, तो ये 6 के 6 इनके केस में जो है वो ट्यूब वेल है। तो मतलब आप आसानी से एक ही तरह का टाइपोलॉजी, अगर वेल और ट्यूबवेल मिक्स होते तो हम एक फर्दर एनालिसिस में जाना पड़ता कि क्या हमें साथ में इसको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर से, टोटल डेप्थ इन अ मीटर। ये एक्वीफर का डेप्थ नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं यहाँ पे जब टोटल डेप्थ दिया गया है तो ये एक्वीफर का डेप्थ नहीं है। एक्वीफर तो हो सकता है कि 500 मीटर तक गहरा हो, लेकिन हमारी कैपेसिटी जितनी है उतना हमने वहां पे बोर किया है या वेल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादातर उस इलाके में जो बोर किए गए हैं ये 85 82 85 80 85 80 मतलब 80 और 90 मीटर के बीच में
ज्यादातर वेलों को डिग आउट किया गया, ज्यादातर बोरवेल को डिग आउट किया गया है। और क्योंकि ये उतने लेवल से है, ये अभी भी ये वाटर टेबल नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड वन टाइम इंफॉर्मेशन है। तो ये भी कोरिलेट करता है कि हम शायद डीपर एक्विफर पे हैं, क्योंकि वो 80 मीटर इज काफी ज्यादा वैल्यू है। 50 फीट मतलब 15 मीटर से तो काफी हाई वैल्यू है। अब आ जाते हैं मॉनिटरिंग में। अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने मॉनिटरिंग किया है। मॉनिटरिंग वेल इन्वेंट्री में जब आपने कहा था कि वेल इन्वेंट्री दो पार्ट है वेल इन्वेंट्री के। एक जो है कि आपने एक बार किया और बाद में कभी नहीं करना पड़ेगा, वो है कि आपने वेल का लोकेशन ले लिया, आपने वेल का लिथोलॉजी ले लिया, ये सब चीजें आपने एक बार लेनी है, इसे बार बार लेना नहीं। वो कुछ डेटा बदलना नहीं है, कोई भूकंप भी आ जाए तो कुछ डेटा नहीं बदलेगा उस सेंस में तो। लेकिन क्योंकि वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर इज अ डायनेमिक सिचुएशन, तो वाटर टेबल जो है आपका बदलता रहेगा। तो उसके लिए आपको जब पहली बार गए थे तब भी आपने, और वाटर क्वालिटी भी बदलेगा, इसमें हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपने एक बार तो ले लिया वाटर टेबल, लेकिन दूसरी बार जब जाते हैं तो दूसरी बार सिर्फ वाटर टेबल और वाटर सैंपल या वाटर केमिस्ट्री का ही काम करते हैं। तब जाके फिर से नहीं चालू हो जाते हैं कि भाई तू पहला स्टेटा क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वो आपने पहली बार में ले लिया था। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन क्योंकि बार बार ये करना है मॉनिटरिंग के लिए। और शेषिना बेन ने बहुत फोकस करते हुए कहा था कि मॉनिटरिंग एक पर्टिकुलर रिदम में होना है। तो वो रिदम हमारी रेनफॉल साइकिल जहां से हमें पानी मिलता है, और हमारा यूज साइकिल जो हम बेसिकली ज्यादा मैक्सिमम क्वांटम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको मॉनिटर या उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाना है। तो नॉर्मली इन आवर केस, मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पार्ट जो केस जो है, ये हम एक वर्ड यूज करते हैं, पोस्ट मॉनसून। तो ये पोस्ट मॉनसून वाला जो कामकाज जो है, ये हमारा ज्यादातर बारिश के बाद। तो ये बारिश के बाद जब भी हम उसको मॉनिटर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बारिश की वजह से जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होना था, जितना भी रिचार्ज होना था, वो ज्यादातर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि 100% हो गया है, लेकिन ज्यादातर हो चुका है। और पोस्ट मॉनसून के केस में आप ज्यादातर देखिए कि आपका डेटा जो है वो अक्टूबर नवंबर में लिया जाता है। क्योंकि ज्यादातर बारिश जो है, हमारे जो 4 महीने हैं बारिश के, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें बारिश हो जाती है। तो नॉर्मली एडवाइस किया जाता है इसमें कि डाउट है। हाँ जी। शैलेश भाई, जैसे आपने बोला कि ये जितना इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है पूरा रेनफॉल से मॉनसून के टाइम हो जाता है, हम्म बट अगर ये एक्विफर डीप है तो हम्म डीप एक्विफर में तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी हम मतलब वो तो उसमें ऑलरेडी जो उसका ऑलरेडी स्टोर्ड पानी होता है वही रहता है, इतना इजीली इन्फिल्ट्रेट नहीं होता, तो हाउ कैन वी अज्यूम? ठीक है, ये एज्यूम इसलिए किया गया है, कई कई बार आप जब डेटा लेंगे, जब अगर आप नेचुरल कंडीशन में भी होगा, तब भी वो इतने समय में वो पानी वहां तक पहुंच जाता है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपका वाटर टेबल कब राइज हुआ। तो राइज हुआ उसका सीधा सीधा रिलेशन है कि आपने एक आपने जो रेनफॉल से जो रिचार्ज हो रहा था उससे वो राइज हुआ, अदरवाइज राइज होने का कोई अदरवाइज कोई ऑब्वियस रीजन नहीं था। तो इससे है, लेकिन आप उसको मॉनिटर कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में ये सही पाया गया है कि पोस्ट मॉनसून के बाद जितना मैक्सिमम राइज होना था वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं होगा, हो सकता है कि हो, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर जो मेजर क्वांटम ऑफ कंट्रीब्यूशन जो था, वो लगभग लगभग इस समय पे आ जाता है। तो इसको हम बहुत जल्दी भी नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत देर भी नहीं करनी है। क्यों देर नहीं करनी है मैं आपको कहता हूँ। क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, रिचार्ज तो होता रहा, ठीक है, लेकिन मॉनसून में हम पानी निकालते भी कम है। क्यों कम निकालते हैं कि मान लीजिए कि एक क्रॉप को 10 इरिगेशन चाहिए, तो चांसेस आर देयर कि 10 में से 8 और 9 टाइम्स बारिश आ गई थी, तो उसको बोरवेल चलाना नहीं पड़ा था। तो जो क्वांटम ऑफ वाटर बाहर निकालने का जो प्रोसेस जो था, वो मॉनसून में एक्चुअली में काफी कम हो जाता है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये जो स्थिति है हमारा अक्टूबर और नवंबर तक का, ये ऐसा है कि जहां पे जितना मैक्सिमम पानी आना था वो अब तक आ चुका है। तो ये हम इसको मॉनिटर करते हैं और ग्राउंड वाटर में करते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में वाटर टेबल जब उन्होंने मॉनिटर किया है, तो 61, 60, 67, 64, 64, 61 इस तरह से उनको डेटा मिले हैं।
तो ये डेटा सिंक हो रहे हैं, मतलब ये उस इलाके के अगर आप बात करेंगे तो वो, क्योंकि ये फ्लैट लैंड है, इसलिए इसका आरडब्ल्यू और एसडब्ल्यू में शायद उस सेंस में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और डेटा भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही तरह का है। अगर सडनली इसमें कोई डेटा 40 मीटर का आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि आप इस डेटा को क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई रीवेरीफाई करना है, जिसको योगेश मतलब 11:30 बाद वाला जो सेशन जो है उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाटर टेबल के डेटा हमने इस तरह से लिए हैं और इसमें हमने टेबुलेट किए हैं। अब जो दूसरा जो मॉनिटरिंग का टाइम आता है जिसको हम कहते हैं प्री मॉनसून, और ये ज्यादातर केस के हम करते हैं मई महीने के आसपास, क्योंकि ज्यादातर जो पानी उठना है वो एक्चुअली उठना शुरू होता है नवंबर ऑनवर्ड्स। तो नवंबर में थोड़ा होगा क्योंकि आपने गेहूं अभी बोया ही होगा, उसके बाद आपने पूरा इरिगेशन होगा दिसंबर जनवरी फरवरी तक, शायद मार्च तक जाएगा। कई कई केस में अगर हमने समर क्रॉप्स भी लिए हैं, कोई भी समर क्रॉप लिया है, समर क्रॉप के लिए ज्यादातर सीजन हम शुरू करते हैं फरवरी मार्च अप्रैल, तो वहां तक काफी सारा हम पानी उठा लेते हैं। तो ये जो है हम मॉनिटर करते हैं प्री मानसून। तो अब प्री मानसून और पोस्ट मानसून में आपको सिर्फ फर्क ये समझना है कि प्री मानसून मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून से पहले करना है, और पोस्ट मानसून का मतलब है कि मानसून खत्म होने के बाद करना है। तो ऐसा नहीं है कि मानसून होते ही आप कर दो, तो वो आपका पोस्ट मानसून नहीं करेगा। मानसून की सीजन खत्म हो उसके बाद आप इसको कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ डेटा में मिला है 64, 63, 70, 66.68 वगैरह। तो इस तरह से इनको डेटा मिला है। मान लीजिए कि इसमें बहुत ही भयंकर चेंज वाला एक डेटा आ गया, तो आप समझिए कि उस डेटा को आपको वेरीफाई करना है, आप इसको अभी सीधा कैलकुलेशन में इस्तेमाल ना करें। तो ये हो गया, उन्होंने एक पर्टिकुलर नवंबर, मतलब अगर मैं मॉनसून साइकिल पकड़ूं या मॉनसून पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल को पकड़ूं, तो ये हमारा हो गया 2023-24। शैलेश 2023। भाई, हाँ जी। शैलेश भाई प्रसून here। हाँ, बोलो बोलो। एक चीज पूछनी थी कि कोई ऐसा परसेंटेज की वेरिएशन लेवल है, रेंज है कि जहां से कोई डेटा उस परसेंटेज से ज्यादा जा रहा है तो हमें चेक करना है कि वो बाय डिफॉल्ट हम आउटलायर जो तुरंत निकल देख रहा है वो उसी को चेक करें। ऐसा वो कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्या, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन भी ठीक है। नहीं है। और योगेश ठीक है। आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका डेटा ही बहुत ऑफ, मतलब एक डेटा ऑफ हाँ कर रहा है। आप अगर अगर आपने एक्सेल में लगाया है और एक्सेल में हाँ फिल्टर देखने की, फिल्टर लगा के डेटा को सॉर्ट करके कुछ देखने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादातर हाँ डेटा एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। बिल्कुल। 70 में से ठीक है, एक डेटा बहुत ऑफ जा रहे हैं। तो अगर उसको चेक कर लो, परसेंटेज से, तो उसको चेक मतलब कर मैं लो। नहीं कह रहा हूँ कि 5% से ज्यादा वेरी कर रहा है तो आप चेक कीजिए, लेकिन अगर हाँ ऑफ जा रहा है, बहुत ही ऑफ जा रहा है, तो आप थोड़ा उसको समझ लीजिए कि ये डेटा ठीक है। आपको, आई एम नॉट सेइंग कि निकाल देना है। कई बार ये हाँ भी हाँ आपने देखा होगा, कई बार आप या आपकी टीम में से कोई डेटा लेके आया और आपने उसके जी बाद उसको किसी को बोला कि आपने डेटा एंट्री कर दिया। अब डेटा एंट्री करने वाले ने गलती से यहाँ पे, आप समझिए, गलती से यहाँ पे 7.04 लिख दिया, एक्चुअली हम्म 70.4 लिखना था। तो हम्म। या तो तुरंत पता चल जाएगा कि भाई बिल्कुल आपका जो टेबल आया है या जहां से प्राइमरी इंफॉर्मेशन आई है उसको आप वेरीफाई कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक है। शैलेश होता है। भाई, आइडियली आइडियली प्री मॉनसून लेवल तो कम हो जाने चाहिए ना, इसमें तो ज्यादा हो गया, मतलब पानी और गया था, फिर नीचे उसका वाटर टेबल और बढ़ा था, क्योंकि तब तक तो सारा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, देखिए, एवापोरेशन हो जाएगा। अगर आप पहले 61 था अब 64 है, तो पानी नीचे गया है या ऊपर आया है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, सॉरी। हम गलत वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली हम है ना गलत वर्ड यूज करते हैं। वाटर टेबल को करते हैं और मॉनिटर करते हैं, एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना तो टेक्निकल लिटरेचर में उसके लिए वर्ड यूज किया गया है डेप्थ टू वाटर टेबल। ये सब एफजीएल। ये मतलब अंग्रेजी में साफ साफ हो गया कि आप डेप्थ मेजर कर रहे हैं अप टू वाटर टेबल। तो यहाँ पे आपका 61 मीटर डेप्थ था, अब आपका वो बढ़ के 64 मीटर हो, 64.9 मीटर डेप्थ हो गया है। तो अब क्योंकि बोलचाल की भाषा में बहुत कन्वीनियंट है, हम यूज कर लेते हैं काफी सारी चीजें, लेकिन सही वर्ड ये है डेप्थ टू वाटर टेबल।
तो इसीलिए कई बार आप टेक्निकल लिटरेचर देखिएगा ना, जो CGWB वगैरह के लेक्चर होते, तो वहां पे भी DTW लिखा होगा, डेप्थ टू वाटर टेबल। तो इस तरह से है, तो ये इस तरह से है। लेकिन प्रश्न जी का था, तो आपको डिस्क्रिपेंसी इसी में से ढूंढ लेनी है। कई बार टाइपिंग एरर भी हो सकते हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि डेटा वाकई में गलत तरीके से लिया गया हो। तो सब चीजें थी, लेकिन वो आप जब आप थोड़ा काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। नॉर्मली पंपिंग जो है वो इसको इफेक्ट करता है। जब आप पंप करते हैं तो वाटर टेबल सडनली ड्रॉप होता है, और जब आप पंप नहीं करते हैं तो होता है। तो नॉर्मली ये सब डेटा तब लेते हैं जब एक्चुअली में आपका पंपिंग रुक गया हो या रुके हुए कुछ समय हो गया हो, तो कई बार उसकी भी एक इम्पैक्ट आती है, और इसीलिए थोड़ा इस काम को देखना पड़ता है। अब आ जाते हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक और साल को चलाया है। सिमिलर वे में उन्होंने पोस्ट मॉनसून को लिया और नवंबर में लिया, तो ये भी नवंबर था, ये भी नवंबर में ले लिया है इन्होंने डेटा को। और उसके बाद फिर प्री मॉनसून में गए हैं, तो प्री मॉनसून में भी उन्होंने यही चीजों को किया है। अब देखिए फिर से उन्होंने मई में कर दिया, तो ये नवंबर, और इस तरह से इन्होंने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। आगे चलते हुए उन्होंने फिर से डेटा को मॉनिटर किया है, और एक साल के लिए, जहां पे इन्होंने पोस्ट मॉनसून किया है। लेकिन इस बार शायद उनके पास टीम जैसे हुई होगी या जो कुछ भी होगा, उन्होंने अक्टूबर 2025 में इसको मॉनिटर किया। तो हो सकता है कि आप सितंबर तो एटलीस्ट ना करें, अक्टूबर नवंबर में आपकी कन्वीनियंट हो उस मुताबिक आप इसको करें। दिसंबर में भी ना करें, क्योंकि दिसंबर तक क्या होता है कि बहुत सारा पानी फिर से लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और अक्टूबर 25 का मतलब है कि ये डेटा अभी का है, मतलब रिसेंटली जो हमारी टीम गई होगी या मॉनिटरिंग नेटवर्क के ऊपर जो हमारी टीम में से जो लोग काम करते होंगे, उन्होंने इस डेटा को दिया है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि अब इन सब डेटा को समझना ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अब हम आते हैं हम एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस के ऊपर अब काम इन्होंने शुरू किया है। अब एनालिसिस जो है इन्होंने दो तरह से किया है। एक एनालिसिस पार्ट इनका है कि इसमें रिचार्ज कितना होगा, अब वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि मॉनसून के बारिश ने इसको रिचार्ज किया है, तो अब वो कितना रिचार्ज किया इसको ये एक कैलकुलेट करेंगे। और जो दूसरा जो पार्ट जो है वो हमारा ये है कि वहां पे कितना डिस्चार्ज हुआ, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको मानने का तरीका इस तरह से है कि आपको इसको पोस्ट मॉनसून टू प्री मॉनसून तक का लेना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि रेज इन वाटर टेबल कॉलम, इसको इन्होंने कंसीडर किया है कि पानी की वाटर टेबल कितना कॉलम रेज हुआ। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि प्री 2024 से पोस्ट 2024। प्री 2024 का मतलब था कि हमारा ये मई मंथ था, और पोस्ट का मतलब था हमारा ये नवंबर का मंथ था। तो इस तरह से इन्होंने डेटा लिए और उसका डिफरेंस निकाला। पॉजिटिव या नेगेटिव में मत जाइएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि शायद पानी ऊपर आया है, नेगेटिव का मतलब या जिस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया, तो ये राइस का है, तो E माइनस एफ। तो E क्या है आपका, वहां पे देखिए E माइनस एफ लिखा है। तो E आपका प्री का कॉलम है, प्री मॉनसून 2024 का था। तो इस डेटा सेट से उन्होंने क्या किया है, F मतलब इसको माइनस किया है। तो देखिए 64 से अब आपका वाटर कॉलम यहाँ पे राइज हुआ है, तब आपका 64 था, अब आपका 62 हुआ है, तो मतलब वाटर टेबल राइज हुआ है। तो इन्होंने इसको कैलकुलेट किया कि भाई हमारा जो है वाटर टेबल कितना यहाँ पे राइज हुआ। और दूसरा इन्होंने किया कि दूसरे एक साल के लिए, तो ये तो आपका हो गया प्री टू पोस्ट, अब फिर से राइज का है। तो प्री 2024, तो प्री 2024 में आपके पास 2025, तो आपके पास फिर मई का डेटा था, और उसके बाद पोस्ट 2025, तो इसके बाद आपके पास डेटा था अक्टूबर का। तो ये इन्होंने फिर कैलकुलेट कर लिया है। तो ये 2 साल का उनके पास प्री और पोस्ट मतलब प्री का 2 साल का डेटा था। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इसको एवरेज कर दिया है। हो सकता है कोई एक साल में कुछ ज्यादा बढ़ घट हो गया हो, तो आप हर साल के लिए भी कर सकते हैं। ये एक डेटा सेट सफिशिएंट है, मैं ये भी कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 2 डेटा सेट चाहिए, रेस का एक डेटा सेट चाहिए और डिस्चार्ज का दूसरा डेटा सेट चाहिए।
लेकिन आप इसको चला सकते हैं। रईस का डेटा जो है वो 1 साल का था, ये यहाँ पे इन्होंने दूसरे साल का भी ले लिया, और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इसको एवरेज कर दिया। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इन्होंने इसको एवरेज कर दिया है। तो ये अगर 2.5 एंड 3 को करेंगे तो यहाँ पे वो एवरेज हो गया। तो और इन्होंने नीचे एक ओवरऑल एवरेज भी लगा दिया। तो ओवरऑल एवरेज इनका ये आया है कि अगर बिंद्रा को अगर आप कंसीडर करते हैं और जितना फ्रेम मॉनिटरिंग नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश किया है, अगर उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2.78 मीटर वाटर टेबल राइज होता है। ये 2 साल का एवरेज है। अगर आप चाहें तो इसका 1 साल का भी एवरेज निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, दूसरे साल का भी देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक चीज को देखना है। तो ये एक हो गया कि हमने रिचार्ज से कितना हुआ उस चीज को हमने यहाँ पे देखा। शैलेश भाई ये फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने 2 साल का एवरेज लिया है। हम आगे कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे। हाँ पूछिए प्रश्न जी। महेश। शैलेश भाई सॉरी मैं मैं हूँ। हाँ जी पूछिए जी। हाँ, अपने वो पोस्ट मानसून अक्टूबर का किया था, उसका मतलब डिफरेंस किस साल से मतलब किया है? प्री मानसून आगे का था वही? हाँ देखिए, जो डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको रिचार्ज जानना है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो जो पोस्ट का और प्री का फर्क को लेते। देखिए यहाँ पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे हमें रिचार्ज को समझना था। तो रिचार्ज के लिए क्या किया कि प्री से पोस्ट तक आए तो कितना रेज हुआ उसको इन्होंने मॉनिटर किया, ठीक है। और लेकिन जब आप डिस्चार्ज को मॉनिटर करना है तो पोस्ट मतलब मैक्सिमम जब आपका भर गया था एक्वीफर, उसके बाद आपने उसमें से पानी उठाना शुरू किया, टिल नेक्स्ट मॉनसून आपने उठाया, तो वहां तक के डेटा को लिया। तो ये आप देखिए कि पोस्ट का हमारा होगा नवंबर का डेटा होगा और ये मई का डेटा होगा। इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी डेटा सेट उसी के साथ जाएगा, नवंबर का और मई का, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने इसको भी बना दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं डी माइनस ई, तो डी हमारा क्या था, अब मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं, तो डी हमारा क्या था, पोस्ट, और पोस्ट। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे माइनस ई। ई क्या है हमारा, प्री। तो प्री। मतलब आपको 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 जैसे सेजना मैंने समझाया कि एक साइक्लिक पैटर्न है। बारिश होगी, उसके बाद पानी रेज होगा, आप यूज करेंगे, पानी फिर से डिक्लाइन होगा। तो इस तरह से ये जो है अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में मत जाइए, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह से मैनेज किया है। तो ये जो रेज जो है अगर आप समझेंगे तो 2.78 मीटर हुआ था 2 साल का एवरेज। आप हर साल का भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। और जो डिक्लाइन हुआ है वाटर टेबल में, वो डिक्लाइन इनका हुआ है 3.27। तो ये डेटा को याद रखिएगा, क्योंकि ये हमें आगे कैलकुलेशंस में इसको उपयोग में लेना है। तो ये हो गया हमारा 2 साल का मॉनिटरिंग का कुछ कैलकुलेशंस पे जोड़ने के लिए जो कुछ भी हम काम करेंगे। ये डेटा, ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो बेस्ड ऑन दैट आप इसको यूज कर पाएंगे। आप मतलब इसको प्रिंट आउट भी लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेटा, कैलकुलेशंस भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये 2 डेटा जो है हमने इस तरह से डिराइव किए। अब ये 2 डेटा कहाँ पे हमने यूज किए मैं आपको बता देता हूँ। ये वो डेटा है, अगर आप देखेंगे ना ये वो डेटा है। तो एक यहाँ पे यूज किया, दूसरा यहाँ पे यूज किया। ये हमने यूज किया टू कैलकुलेट द रिचार्ज, ये हमने यूज किया टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से हमने इस चीज को यहाँ से उठाई है। तो ये हमारे 2 डेटा थे। ये 2 साल का एवरेज लिया है। सेजिना मैंने ये डेटा सेट अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर किया था, जो इस पर्टिकुलर में हम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये 1 साल का भी कर सकते हैं। एक और भी डेटा सेट हो सकता है जिसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको यूज मतलब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एनुअल नेट चेंज, तो ये एनुअल है मतलब 1 साल में है। नेट है मतलब जो जोड़ तोड़ जो कुछ करना था उसके बाद नेट है। तो यहाँ पे रिचार्ज या डिस्चार्ज का कुछ भी हमने कंसिडरेशन नहीं किया है। जैसे पहले वाले कैलकुलेशन में हमने रिचार्ज का किया, इसमें हमने डिस्चार्ज का किया, क्योंकि हमें वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन करना है, इसीलिए हमने उस चीज को किया। ये डेटा ऐसा है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं, इसको आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, रिचार्ज डिस्चार्ज में। अगर करना है तो एक टोटालिटी में करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कि आप दो टाइम पॉइंट पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप अगर दो टाइम पॉइंट पे कुछ भी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आप सिमिलर टाइम फ्रेम में हो, ईयर 1 में और ईयर 2 में। तो ऐसा नहीं है कि ईयर 1 में आप कोई और टाइम फ्रेम में थे और ईयर 2 में आप दूसरे टाइम फ्रेम में हैं। और ज्यादातर केस में अगर हमें देखना है कि भाई स्थिति क्या है, तो ज्यादातर केस में हम एक्चुअली मई के डेटा को कंपेयर करते हैं। अगर आप एनुअल लेवल पे अगर कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस स्थिति मानी गई है बिफोर मानसून वाली, क्योंकि कई बार मानसून कम आया, ज्यादा आया, रिचार्ज हुआ, डिस्चार्ज, वो सब निकाल के आपके पास मई की स्थिति एक एक स्थिति बन जाती है जिसको हम बेस मान लिए। और वहां से आपने मई 2024 का जो डेटा था और मई 2025 का जो डेटा है, इसको जब आप कंपेयर कर रहे हैं, और ये फिगर आपको मई से मई 24 माइनस मई 25 ऐसे लेना है। अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है तो मतलब वाटर टेबल आपका बढ़ा था, अगर ये नेगेटिव आता है तो आपका वाटर टेबल डाउन गया है। तो अगर उस सेंस में अगर आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, तो यहाँ पे आप देखिए इसका कैलकुलेशन इन्होंने किया है ई माइनस जी। अब ई आ जाते, ई कहाँ पे है हमारा, ई है हमारा ये ई मतलब हमारा ये डेटा आ गया भाई, ये हमारा जो प्री मॉनसून का था, और माइनस जी प्री मॉनसून 2025 का था। अब इनके पास क्योंकि प्री मॉनसून 2026 का डेटा अब आएगा, तो वो डेटा इसमें इन्होंने यूज नहीं किया है। तो हमने एक साल मतलब एक 1 ईयर में नेट बदलाव क्या आया, उस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस मतलब किया है। तो अगर आप देखिए तो इस पर्टिकुलर वेल में 80 मीटर 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर वाटर कॉलम डाउन गया है, दूसरे में 0.3 मीटर डाउन गया है, इसमें 1.9 मीटर वाटर कॉलम डाउन गया है। ये सॉरी ये पॉजिटिव है, अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, इसमें 0.30 सेंटीमीटर वाटर टेबल अप आया है। अब यहाँ पे भी देखिए डाउन गया है, ये भी डाउन गया है, ये भी डाउन गया है। अब देखिए गलती कई बार हम ये करते हैं कि बहुत नेरो डेटा सेट के साथ काम करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा डेटा आ गया था कि ऐसा ही एक कुआं आ गया आपके पास, और आपने कंक्लूड कर दिया कि यहाँ पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर वेल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा हो कि शायद आपने वहां पे कुछ रिचार्ज एक्टिविटी की थी, या वहां पे नेचुरली नदी के आसपास का कोई जगह था तो उसको फायदा मिल गया, और वो फायदा इतना है कि उसमें उसको मतलब लंबा चला वो फायदा, या उस पर्टिकुलर वेल या उसमें से डिस्चार्ज नहीं कोई कर रहा था और वो बहुत हाईली वेल कनेक्टेड भी नहीं था, तो ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि आपने इस कंडीशन को ले लिया, आप समझ लीजिए आपने इस कंडीशन को आपने एक ही वेल ले लिया, आप बोल रहे हैं कि 2 मीटर वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, तो ना 1 फीट वाटर टेबल अप हुआ है, ना 6 फीट वाटर टेबल डीप गया है। हुआ क्या है, तो ये आपका एवरेज फिगर आ गया। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एनुअल चेंज हुआ, और ये नेगेटिव, अगर जिस तरह से इस डेटा सेट को हमने अरेंज किया है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि वाटर टेबल एनुअल बेसिस पे डिप्लीट हुआ है। कितना डिप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट 3 फीट हुआ है, क्योंकि 90 सेंटीमीटर जो है वो तकरीबन हम 3 फीट मान के चलते हैं। स्केल के मुताबिक भी अगर देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर वर्सेस 12 इंच का एक स्केल होता है, तो इस तरह से आप देखेंगे। तो ये जो 0.87 को जो हम डिस्कस कर रहे थे इस फिगर को, ये 0.87 वाला जो फिगर जो है ये एक्चुअली एनुअल चेंज है, और ये नेट है, मतलब रिचार्ज डिस्चार्ज सबको इसने कंसीडर कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है जब आप मॉनिटर करते हैं। ये जैसे एनुअल है, तो आपने प्रीवियस योगेश के प्रेजेंटेशन वगैरह में भी देखा होगा, ये एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं जिसको वो कहते हैं सिक्युलर चेंज। सिक्युलर चेंज का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म चेंज, मतलब 8-10 साल के बाद क्या हुआ, या 8-10 साल पहले से आज को कंपेयर करें, तो उसको भी जब कंपेयर करना होता है तो आप समझ के चलिए कि आपको सिमिलर टाइप ऑफ सीजन होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने मई मंथ को कंसिडर किया है, तो आप 10 साल पहले का अगर आप कोई डेटा के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो चांस तो आप हो सके तो आप अप्रैल मई के डेटा को ही कंसिडर करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो कंपैरिजन जो है ये इस तरह से होगा। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एटलीस्ट
साल में 2 बार पूरा जो मॉनिटरिंग का काम है उसको हमें करना है, प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून, और उसी रिगर से करना है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। तो ये आपका डेटा सेट बन गया, डेटा का कैलकुलेशन किस तरह से करना है ये बन गया। इस पर्टिकुलर में हमारे पास 5 सीजन डेटा है, 2 साल और 5 सीजन डेटा है, एक्चुअली 2.5 साल का डेटा है। और इसको हमने 2 साल के लिए राइस को कैलकुलेट किया और उसको एवरेज किया। 2 साल के लिए फिर से हमने डिप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया, डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया और उसको एवरेज किया। और एक लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म वाले को, एनुअल वाले का हम अभी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे इस डेटा सेट के ऊपर, जो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है एरिया इनटू, हमें एरिया स्क्वायर किलोमीटर में लेना है, इनटू हमें उसका हमें चाहिए स्पेसिफिक यील्ड, और उसके बाद है वो डिफरेंस इन वाटर टेबल फ्रॉम सीजन टू सीजन वगैरह वगैरह, जो आपने अच्छे से कैलकुलेट करके रखा है अलग से। और ये मतलब ये रिचार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं या डिस्चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमने टेबल में ही कर दिया है। तो H1 H2 H3 H4 H1 में से 2 को निकालना है, 2 में से 1 को निकालना है। ये सब अभी आप कंफ्यूजन ना रखें, वो पहले हमने कर लिया है कैलकुलेशन। तो अब हम आ जाते हैं इस कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पे हम बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज या डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली हम रिचार्ज को कैलकुलेट करने की आशा से ये कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हमने उसको वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज रखा है। एक्वीफर टाइप हमारा सैंडस्टोन है, बहुत बेसिक हमें डेटा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब आप आ जाइए यहाँ पे एरिया क्या है। तो ये पर्टिकुलर केस में हमने एक्वीफर का एरिया जो लिया है वो 27.59 स्क्वायर किलोमीटर लिया है। अब आपको यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि ये एरिया क्या है। तो देखिए, दो दो तरह की सिचुएशन नॉर्मली होती है। जैसे ये बिदड़ा गांव है, वो एक शेयर्ड एक्वीफर पे है, मतलब एक कनकावती सैंडस्टोन एक बहुत बड़ा एक्वीफर है जो बहुत एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारे गांव उसमें बसे हुए हैं। अब आपका एक ही इंटरेस्ट का गांव था बिदड़ा, तो अब आप पूरे कनकावती का तो मॉनिटरिंग कर नहीं रहे हैं कि भाई कनकावती में 50-60 गांव है, हर गांव में 10-10 वेल मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा तो आपके पास कोई ना ही प्रोविजन था, ना ही डेटा है, ना ही आपका कोई उद्देश्य है उस चीज का। तो थोड़ा सिंपल रखते हुए हमने क्या किया है कि पहला ये देखा है कि क्या बिदड़ा गांव जो है वो पूरा का पूरा मतलब कनकावती सैंडस्टोन पे है, या उसका कोई पोर्शन ऐसा भी है कि जहां पे कनकावती सैंडस्टोन नहीं है। अगर नहीं होता तो शायद परिस्थिति और थी। इस गांव में पूरा का पूरा बिदड़ा गांव जो है वो कनकावती सैंडस्टोन पे ही बसा हुआ है। मतलब आप नॉर्थ के बोर्ड ले लीजिए, साउथ के बोर्ड ले लीजिए, ईस्ट के बोर्ड ले लीजिए, वेस्ट के बोर्ड ले लीजिए, सभी बोर्ड जो है वो कनकावती सैंडस्टोन से ही पानी निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम द इजीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये किया कि हमने जो बेसिकली बिदड़ा गांव का जो ज्योग्राफिकल एरिया था, विलेज बाउंड्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया था, हमने मान लिया कि ये हमारा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक्वीफर यही है। तो यहाँ पे हमने उसको इतना सिंपल कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि ऊपर भी तो कनकावती सीरीज का सैंडस्टोन है, शायद फर्दर साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। आपकी सब आर्ग्यूमेंट सही है, डिस्कस की जा सकती है, लेकिन उसका अल्टीमेट इंपैक्ट तो ग्राउंड वाटर टेबल पे आ ही जाएगा। तो ये एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि पूरे के पूरे गांव में एक ही टाइप का एक्वीफर है, कहीं पे भी अब वेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ज्यादातर केस में हम जो आपने देखा कि 60-70 मीटर मतलब 200 फीट, 180 टू 200 फीट के ऊपर से आज हम बिदड़ा गांव में पानी को विड्रॉ कर रहे हैं। तो मतलब कि एक ही तरह का टाइपोलॉजी है। मान लीजिए कि कोई ऐसा भी केस होता कि गांव 2 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो एकदम ड्राई है, जहां पे एक भी एक्वीफर एग्जिस्ट नहीं करता, और सदर्न में एक्वीफर एग्जिस्ट करता है। तो आप उतना एरिया आप जितने में वो एक्वीफर एग्जिस्ट करता है उतना आप निकालने की कोशिश करते। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एरिया हम कैसे पता करें कि ये बाउंड्री कहाँ से जाती है, कहाँ से नहीं जाती है। तो यहाँ पे पूरा काम आता है सरफेस जियोलॉजी मैपिंग का। और सरफेस जियोलॉजी मैपिंग और लिथोलॉजी को लिंक करके, जो आपको एक बार मतलब आप पिछली बार आए थे तो हमने वो लिथोलॉजी को मैप किया था, इससे आपको पता चल सकता है कि आपके गांव में नीचे कितने इलाके में वो पर्टिकुलर टाइप का है। तो उसके ऊपर से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि हमने मैप तो कर लिया,
अब मैप पे से हम एरिया को कैलकुलेट कैसे करें, तो आप याद कीजिए वो वाटरशेड वाला कैलकुलेशन जब हमने किया था, तो वाटरशेड वाले कैलकुलेशन में हमने वो स्केल निकाल लिया था, और स्केल के बाद हमने उसको ट्रेस कर लिया था ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर के बॉक्स को हमने देख लिया था। तो इस तरह से हमने इस चीज को कंसिडर किया था। तो आप इस तरह से इस चीज को कंसिडर कर ले, लेकिन फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप ये स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि हमने इतना डेटा इस पर्टिकुलर में यूज किया है जो इस तरह का है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा गांव एक ही टाइप के एक्वीफर के ऊपर बसा हुआ है, तो पूरे के पूरे गांव के एरिया को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा पहला डेटा हो गया ए, जो हमें कैलकुलेशन के लिए काम में लगाना है। अब आ जाते हैं दूसरा, स्पेसिफिक यील्ड। तो ये स्पेसिफिक यील्ड हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि एक होता है टोटल एक्वीफर का वॉल्यूम, एक्वीफर रॉक का वॉल्यूम बेसिकली। उस एक्वीफर रॉक के वॉल्यूम के अंदर होती है पोरोसिटी, और पोरोसिटी के अंदर होती है हमारा जो हमें मिल सकने वाला पानी। तो हमें टोटल एक्वीफर रॉक को कंसिडर नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते क्योंकि डेप्थ हमें कभी पता नहीं चलती। दूसरा है कि हमें उसकी पोरोसिटी से भी मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी पोरोसिटी हो सबका सब पोरोसिटी में जो भी पानी है वो पानी आपको मिल नहीं सकता है। तो आपको जो पानी जितना मिल सकता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड, तो हमने स्पेसिफिक यील्ड को यहाँ पे कंसिडर किया है कि हम इस तरह से इसको करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड इनको मिला है 9.5%। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डेटा बी हो गया, तो ए हो गया एरिया और बी हो गया अपना स्पेसिफिक यील्ड। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे प्रक्रिया में कि भाई स्पेसिफिक यील्ड का डेटा हमें मिलेगा कहां से। तो स्पेसिफिक यील्ड के डेटा के लिए आपको तीन चीजों को से डेटा मिल सकता है। सबसे पहला जो डेटा मिलने का जो साधन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसको हम रिव्यू करते हैं। ये आपके पास ये रिपोर्ट शायद पहले से सबों के पास पड़ा हुआ है। ये बेसिकली रिपोर्ट डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2024 में पब्लिश किया गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिपोर्ट को अच्छे से समझें। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें जो डेटा है उसको समझे, लेकिन रिपोर्ट को फॉर्मेट को भी समझेंगे ना, तो ग्राउंड वाटर को लेके आपकी काफी सारी चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट जो है ये इसमें मेरे को लगता है कि शायद 47 नंबर के पेज के ऊपर एक डेटा दिया गया है। ओके, जाइए इस रिपोर्ट में 47 नंबर का जो पेज जो है, यहां पे इन्होंने एक टेबल दिया है। तो बहुत देखिए, टेबल भी बहुत स्पेसिफिक इन्होंने लिख के दिया है। टेबल है कि नॉर्म्स रेकमेंडेड फॉर स्पेसिफिक यील्ड। तो यहां से आप उस डेटा को ले सकते हैं। देखिए वर्ड भी सेम यूज किया है, स्पेसिफिक यील्ड। अब किया क्या है इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो वो प्रिंसिपल एक्वीफर टाइप यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्वीफर टाइप जो है, अगर आप इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे और इसका अगर आप कलर कोड भी देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा सिंक होता है। जो आपको एक बार मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया था एक्वीफर सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें पूरा जिस तरह से कलर कोडिंग यूज किया गया है, तो ये सब जगह पे उन्होंने एक ही तरह का टाइपोलॉजी कलर कोड यूज किया है। इसके बाद आता है वो कोड, नाम के बाद आता है कोड, क्योंकि एल्यूवियम है लेकिन एल्यूवियम में भी अलग अलग तरह के एक्वीफर हैं, तो वो कौन से हैं, तो उन्होंने यहाँ पे उसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। किस एज का है ये भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपका जो पर्टिकुलर रॉक टाइप है वो किस एज का है, वहां से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि रेकमेंडेड सिस्टम्स बताया है कि यहाँ पे रेकमेंडेड क्या है। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने रेकमेंडेड दिया है, अगेन उन्होंने यूनिट स्पेसिफाई कर दिया है कि दे आर डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में 2 कॉलम दिए है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो रेकमेंडेड है ये इन्होंने एवरेज दिया है। तो जिस एरिया में आप हैं तो उसके लिए ये पहला सोर्स है। आई एम नॉट सेइंग कि ये करेक्ट सोर्स है, लेकिन ये पहला सोर्स है जहां से आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। जैसे अगर अजय अगर बेसाल्ट वाले एरिया में है, तो वो कलर कोड के मुताबिक कहीं ना कहीं से इस चीज को वहां उठा सकता है।
सैंडस्टोन है तो सैंडस्टोन जैसे हम यूज कर रहे हैं सैंडस्टोन, तो वो सैंडस्टोन में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की पूरी चीजें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस और डिस्क्राइब की हुई है। अलग अलग टाइपोलॉजी के रॉक्स को यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये एक आपका सोर्स हो गया इंफॉर्मेशन का कि जहां से आपको ये चीज मिल सकती है। हर एक स्टेट के लिए भी डायनेमिक ग्राउंड वाटर स्टेटस रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, सिमिलर वे में बनाए जाते हैं, सिर्फ उसमें उस स्टेट का ही डेटा रखा जाता है, लेकिन ये टेबल उसमें भी होता है। मतलब आपको डायनेमिक ग्राउंड वाटर स्टेटस रिपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र मिल गया तो महाराष्ट्र में सेम टेबल आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने सेम डेटा टेबल को यूज किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कोई अलग से डेटा टेबल को यूज किया था। अपना 9.5 कहाँ पे आता है इसमें? आता है, इतना मतलब आसान नहीं है उस वहां तक पहुंच जाना, लेकिन अभी आप समझते हैं कि ये डेटा पॉइंट जो है वो यहाँ से हमने इसको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी ये है। ठीक। ओके, दूसरा होता है कि आप एक काम कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली एटलीस्ट आप वहां जाइए, जो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग का काम करने वाला एजेंसी का ऑफिस हो। जैसे मैं गुजरात का बात करूं तो गुजरात के केस में ये पूरा जो काम जो है वो एक समय में GWRDC देखा करते थे। तो गुजरात ग्राउंड वाटर का जो कॉरपोरेशन था उनकी ऑफिस से आपको जाना है, उनका जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ डिस्कस करके आप ये डेटा उनसे ले सकते हैं। उनके पास ज्यादा प्रिसाइज डेटा होते हैं। ये क्या होता है, ये डेटा को जनरलाइज किया गया है एक बड़े स्केल के लिए। इसको जनरल बड़े स्केल मतलब छोटा डेटा था लेकिन जनरलाइज किया है। तो ये एक दूसरा है। तीसरा जो डेटा जो हमें मिल सकता है ये पर्टिकुलर के लिए, वो पर्टिकुलर डेटा जो था ये इनको मिल सकता है आपको बेसिकली पंप टेस्ट करके, मतलब जो एक्विफर परफॉर्मेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो करके हमें ये डेटा को लेना पड़ता है। तो ये मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप इस डेटा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फ्रॉम फ्रॉम द इजीनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे आसान तरीका है जहां से आपको ये डेटा मिल सकता है। लेकिन ये डेटा एग्जैक्ट आपके काम का है कि नहीं है वो इसमें नहीं आएगा। और वहां पे अगर आप देखेंगे जो जो अगर आप लोकल बोर्ड की ऑफिस में जाएंगे तो शायद हो सकता है उनके पास बहुत प्रिसाइज डेटा हो। कई बार ये भी होता है कि जैसे यहाँ पे गुजरात में हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का एक बोर्ड अलग से है, जो कई बार दूसरे राज्यों में आप जिसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ डिवीजन वाला जो ऑफिस होता है उनकी ऑफिस में भी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट होते हैं। तो मे नॉट बी नेसेसरी कि आपके पास अलग से कोई ग्राउंड वाटर बोर्ड था, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर का भी बोर्ड है और ये सब है तो ये जो पूरा जो काम जो है उसमें से आप देख सकते हैं। तो उनसे आप मिलके इसको ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आपका प्रसून जी, आपका क्वेश्चन था वो ये 9.5 कहां से लिया गया है। तो पहले इसमें देखने की कोशिश करते हैं क्या इसमें कहीं पे 9.5 का डेटा है। हमने कहा है कि हमारा सैंडस्टोन है, ठीक है, कनकावती सीरीज का सैंडस्टोन है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सैंडस्टोन में उन्होंने कनकावती सीरीज का नाम नहीं लिखा है, ना ही यहाँ एज ग्रुप से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी सैंडस्टोन जो है उसके जो डेट जो जो यील्ड जो है वो बहुत ही कम 3% के आसपास बताई गई है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर केस में ये सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट है और उसके बाद सैंडस्टोन और सेल है। तो ये तो डेफिनेटली हमारे वहां उस तरह का कामकाज नहीं है। और सैंडस्टोन सेल कोल बेड्स नहीं है, क्ले के हमारे पास उनके साथ इंटरकलेशन नहीं है। ये हो सकता है फिर से कि सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट मतलब बड़े पत्थर उसमें पाए जाते हो, और सैंडस्टोन शेल फिर से वो नहीं है। तो हमने ये किया है कि हमने ये देखने की कोशिश की कि भाई हमारा जो कनकावती सीरीज का जो एक्विफर जो है वो क्या है। एक्चुअली टेक्निकली तो उसको हमने सैंडस्टोन मतलब लिटरेचर में तो कनकावती सीरीज सैंडस्टोन लिखा गया है, लेकिन ये बहुत ही हाईली फ्राइबल है। तो ये ज्यादातर ये एल्यूवियम जैसा ही है। वो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो यंगर एल्यूवियम जैसा कुछ है, तो या वो कोस्टल एल्यूवियम जैसा है कि जो एल्यूवियम था अब उसमें से स्टोन बनने की तरफ है। तो ये आप पहले वाली कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं, या कोस्टल एरिया में तो इस कैटेगरी को भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये क्वार्टरनरी एज का नहीं है, ये इससे पहले वाली एज का है। तो इससे हमने लिया है, लेकिन फिर भी ये डेटा 9.5 नहीं है, 10 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है।
तो ये डेटा हमने लिया है, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करता है ग्राउंड वाटर का, उनसे वो जो डेटा उन्होंने जो कंफर्म करके। पंप टेस्ट करके डिराइव किए होंगे, उनके पास जो टेबुलेशन होगा, उस टेबुलेशन और उस डेटा से हमने इस पूरे डेटा सेट को लिया है। तो 9.5 का जो फिगर जो है वो एक्चुअली हमने डिस्कस करके उस चीज को लिया है, और इसको आप अलग अलग तरह से उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ आएंगे, मैं भी पता नहीं कैसे करेंगे, अगर हो सकेगा तो पंप टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, शायद हो सकेगा तो पंप टेस्ट भी करेंगे, और उसमें से ये पर्टिकुलर टाइपोलॉजी किस तरह से हमें डेटा मिल सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जब आप यहाँ आए थे और आपका जब प्रैक्टिकल भी हमने किया था, बेसिकली वो डार्सी लॉ समझाने के लिए, तब एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा इस पर्टिकुलर का स्पेसिफिक यील्ड का डेटा। तो ये अगर अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये 9.5 जो है वो उस तरह से आया है। अगर इसमें आपका कोई कंफ्यूजन है तो वो बताइए, तो अभी डिस्कस करते हैं, वरना कैलकुलेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूछिए, आपका कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो हाँ जी, कुणाल जी आप पूछिए। हाँ, तो शैलेश भाई, हम जब हमारा महाराष्ट्र का जियोलॉजी मैप देखेंगे तो उसमें हम एज और जिस तरीके की प्रिंसिपल एक्वीफर्स वो सब टैली करके हम ये रिकमेंडेड में से रिकमेंडेड, यील्ड हाँ यू कैन, कंसिडर करेंगे। हाँ कर सकते हैं। अब देखिए वहां पे ऐसा है कि उन्होंने क्या किया है बेसिकली, अगर आप वो जो अगर एक्वीफर का अगर आप मैप देखेंगे भारत वाला, और उन्होंने उसमें अलग अलग, जैसे बेसाल्ट को अलग से एक मैप बताया है, ठीक है, वो जो एक्वीफर बिल्कुल। सिस्टम ऑफ इंडिया जो उस दिन हमने डिस्कस किया था, तो उसमें उन्होंने जी। सेम कलर कोड यूज किया है। जैसे मैं यहाँ एल्यूवियम में अगर अलग, बेसाल्ट में भी देखिए तो बेसाल्ट में भी उन्होंने 2 कलर यूज किए गए हैं, तो वो आपका वहां दिखेगा, वो कलर आपको वहां पे दिखेगा, और उसी कलर से। तो आपको अच्छा। बहुत ज्यादा टेक्निकली ये नहीं देखना है कि वो मिसोजोइक है या सिनोजोइक है या क्या है, अल्ट्रा है नहीं है, वो हमें नहीं देखना है। आप उस कलर कोड से इसको ओके। इजीली लिंक कर सकते हैं। तो ये एक चीज है, लेकिन चांसेस आर देयर कि ओके। ये डेटा जो है वो इतना परफेक्ट ना हो। आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कहीं से भी कोई आधार नहीं है कि आप कहां से डेटा लेंगे, तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिश्ड डेटा है, भारत सरकार के द्वारा मान्य डेटा है। लेकिन ये आपके पर्टिकुलर एरिया के लिए काम का है कि नहीं है, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है, जो हाइड्रोजोलॉजिस्ट जो है, जहां पे भी वो बैठते हैं, आप उनके साथ डिस्कस करके वो डेटा को ले सकते हैं कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर एक्वीफर सिस्टम पाया जाता है, तो उसका आपके पास स्पेसिफिक यील्ड हम कितना कंसिडर करें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा है कि आप पंप टेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो पंप टेस्ट वाले चक्कर को अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये 2 चीजों को फोकस कर सकते हैं। आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बड़े एरिया के लिए है, और हो सकता है कि आपका एक्वीफर थोड़ा स्पेसिफिक हो, तो उसको आपको कंसिडर करना है। ठीक है कुणाल जी। ओके। ओके। ओके, तो यहां से हम आगे चलते हैं। तो अब आ जाता है सी डेटा टाइप जो हमारा जो था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए डेटा तो एक्वीफर एरिया हो गया, बी डेटा स्पेसिफिक यील्ड का हो गया, सी जो था वो हमने प्रीवियस टेबल में कैलकुलेट किया था। जैसे यहाँ पे हमने उस सी को कैलकुलेट किया, अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा जो, अगर मैं ये कॉलम पकड़ूं तो ये सी का था, ये 2 साल का एवरेज है। इफ यू विश यू कैन टेक 1 ईयर एवरेज ऑल्सो। देखिए ये 1 ईयर एवरेज हमारा आ गया 2.49, अनदर ईयर का एवरेज आ गया 3.07, और इन्होंने 2 का एवरेज कर दिया 2.78। तो ये इतना हमने इस डेटा को लिया, तो ये 2.78 जो था वो यहाँ आया। और क्यों? क्योंकि ये पोस्ट से प्री से पोस्ट की तरफ का डेटा है, तो इसको हमने रिचार्ज माना है, और ये रिचार्ज को कैलकुलेट हम करेंगे इससे। उसके बाद आ जाता है आपका डी डेटा। तो जो डी का जो डेटा है वो बहुत सिमिलर वे का ही है, और वो जो है हमारा 3.27। तो 3.27 कहां से आया? वो इस कॉलम का डेटा है, एवरेज डेटा जो हमने लिया, इसका जब आप एवरेज किया तो 3.27 होगा। ये जो है वो पोस्ट से प्री की तरफ का है, 2 साल का है, पोस्ट से प्री की तरफ। अगर आप 1 साल का करना चाहते तो आपका 1 साल का हो जाता था डेटा 3.18, और दूसरे साल का डेटा हो जाता था 3.35। इन्होंने 2 साल का एवरेज करके लिया है, तो ठीक है। तो ये डेटा आ गया हमारा 3.27। अब आ जाते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा वाटर कॉलम था ई का, तो ई का वाटर कॉलम का एवरेज हमारा बना है 66।
और अगर हम देखेंगे एफ, तो एफ का वाटर कॉलम हमारा बना है 63, तो मतलब 66 से 63 की तरफ है, तो वो हम उसको रिचार्ज मान के चले हैं। अब रिचार्ज को कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको ए, बी और सी को मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ये आपके यूनिट्स इसमें जो लिखे हुए वही हो, अगर ये यूनिट्स चेंज होते हैं तो आपको पहले यूनिट को कर लेना है। ये डेटा आपका परसेंटेज में है, ये आपका स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये डेटा आपका मीटर में है। तो ये आपका रिचार्ज हो गया आपका 7.28 मिलियन क्यूबिक मीटर, MCM, इतना आपका रिचार्ज हो रहा है। ये डायरेक्ट एविडेंस का कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने कोई और जुगाड़ नहीं लगाया है, आप समझ रहे हैं। ये आप कह सकते हो कि ये बारिश से हुआ, रिटर्न इरिगेशन से हुआ, एडजॉइनिंग एक्वीफर से इस सिस्टम में पानी आ गया, पता नहीं जो भी था, लेकिन ये आउटकम था। तो 7.28 जो था वो हमारा वाटर कॉलम, इतना वॉल्यूम हमारे एक्वीफर में आया। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि ये जो 6 वेल हैं जिसको हम मॉनिटर करके ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये वेल स्प्रेड है, गांव में हर दिशा में ये फैले हुए हैं। आप बोल रहे हैं 6 सफिशियंट है, मे नॉट बी सफिशियंट, आप 6 की जगह और भी डेटा को ले सकते हैं, लेकिन वो सभी के सभी गांव के एक ही कोने में होंगे। तो फिर हो सकता है कि आप एक्वीफर को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहे, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉकेट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये वेल स्प्रेड होने चाहिए, तब जाके हमने ये कैलकुलेशंस हम मतलब कॉन्फिडेंस होगा हमारे कैलकुलेशंस का कि हाँ इस तरह से ही हमारा कैलकुलेशन हुआ। तो इतना मिलियन क्यूबिक मीटर जो है हमारा पानी रिचार्ज हुआ, ये किसी भी तरह से रिचार्ज हुआ, इसमें हमारे पास ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग है, तो इसमें आप और जो मतलब कोई चर्चा की या और गुंजाइश नहीं रहती। डी डेटा था हमारा 3.27, तो ये 3.27 हमने यहां से लिया था। तो अगर आप देखेंगे तो डी और ई को हम अगर देखेंगे तो डी डेटा जो था वो हमारा था, एवरेज था 63, और ई जो था हमारा था 66। तो मतलब अब 63 से हम 66 की तरफ गए हैं, मतलब हम तो एक्चुअली पानी निकाले हैं, तो हमने एक्चुअली उसमें से एक्सट्रैक्शन किया है, तो हमने उसको एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेशन किया। अगर हम एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से कैलकुलेशन ए, बी, और अब सी की जगह आपको डी को इस्तेमाल करना है। तो ए आपका एरिया हो गया, बी स्पेसिफिक यील्ड हो गया, और ये चेंज इन वाटर टेबल हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव था तो हम इसको एक्सट्रैक्ट समझ के चल रहे हैं, तो ये 8.57 मिलियन क्यूबिक मीटर हुआ। तो ये हमारा एक बहुत सादे सादे तौर पे हमारा ये कैलकुलेशन हो गया कि भाई हम कहाँ पे ठहरे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको कैलकुलेशन को किया, इसको समझना है। अब तो अभी तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन ही किया है, अब इसको हमें समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 7.28 MCM पानी रिचार्ज हुआ, उसके अगेंस्ट में आपने 8.57 MCM पानी को यूज किया। मतलब कि जो ज्यादा यूज किया, अगर मैं ज्यादा की मैं बात करता हूं तो सॉरी, आपने हैंड रेज किया है कुणाल जी। हाँ शैलेश भाई, ये पूछना था कि आपने कहा कि हमारी वेल्स अगर एक पॉकेट में कॉन्सेंट्रेटेड होगी, तो हमने जब वेल इन्वेंटरी किया था हम्म प्रैक्टिकल्स में, तो सपोज तो हम जब गूगल अर्थ पे वो वेल्स मैप करते हैं, तो वो जो एरिया हमें मिलता है फॉर एग्जांपल, तो हम्म वो एरिया हम यहाँ पे एरिया ले सकते हैं क्या, स्क्वायर किलोमीटर वाला? मतलब वही हाँ, ले सकते हैं, पॉकेट लेकिन का मेरा, उतना ही एरिया का हम हाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ? ठीक है, मेरा अभी जो इश्यू जो मैंने फ्लैग किया उसको आप समझिए। मैंने ये कहा कि जब आपने पूरे गांव को एक्वीफर मान लिया, हाँ हाँ। जब आपने पूरा का पूरा विलेज जो था आपने ये मान लिया कि ये मेरा एक्वीफर है, उस वक्त आपका जो 6 वेल जो है ये वेल स्प्रेड होने चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बिल्कुल। पूरे एरिया को वो रिप्रेजेंट करने चाहिए, तो ही आपका डेटा उस एरिया के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे तो पूरा गांव ले लिया, लेकिन मेरे जो 6 के 6 वेल थे वो एक साउथ ईस्ट कॉर्नर में कॉन्सेंट्रेटेड थे, और मैं कह रहा हूं कि अब ये मैं कैलकुलेशंस को करूंगा, तो होगा क्या कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर बहुत हैवी रिचार्ज हो रहा है किसी और वजह से, तो ये आपका पूरा गांव में आप उस चीज को अप्लाई कर लेंगे। या किसी वजह से कुछ डिप्लीशन ज्यादा हो रहा है तो आप कहेंगे कि पूरे गांव का ऐसा है।
अब दूसरी चीज आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपके गांव में एक्वीफर, आधे गांव में ही एक्वीफर है, पूरे गांव में एक्वीफर नहीं है, तो क्या करेंगे, आपका एक्वीफर एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा, आधे गांव का रह जाएगा। लेकिन इवन इन दैट केस, जितने भी एरिया में एक्वीफर है, आप इस चीज को मतलब उसमें आपके ये वेल जो है वो वेल स्प्रेड होने चाहिए। अब मतलब हम क्या आप करते ऐसा हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में हमारे सारे वेल्स हैं तो सिर्फ वही वाला भाग लेंगे ना, और बाकी की जो बिदड़ा की जो नहीं बाउंड्री नहीं है वो नहीं लेंगे, सिर्फ वही वाला पर्टिकुलर एरिया लेंगे, नहीं राइट? नहीं, बेसिकली नहीं बिदड़ा को रिप्रेजेंट नहीं, करने के लिए चारों आप की फिर से चारों पूछिए, तरफ कुछ आप कुछ वेल्स का गड़बड़ है आपके रिप्रेजेंट। क्वेश्चन में, आप फिर से पूछिए। मैं पूछ रही हूँ जैसे कि मान लीजिए गांव में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? अब ठीक मेरे है। जितने भी वेल्स जो मैंने मॉनिटर करे हैं वो वेल हम्म, सिर्फ साउथ साइड में है, क्योंकि और उसके अलावा गांव अब में आप कहीं अब भी आप वेल्स नहीं है, तो सिर्फ नहीं है, साउथ वाला एरिया लेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपके गांव में साउथ कॉर्नर में ही सब वेल है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज को इंडिकेट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मे बी आपका एक्वीफर सिर्फ साउथ एरिया में ही एग्जिस्ट करता है, बाकी एरिया में एक्वीफर नहीं है। पहला एजम्पशन ये चलेगा, समझ रहे हम्म। हैं आप? तो वहां एक्वीफर ही नहीं है, ठीक है। अब तो क्या होगा कि ये जो एरिया जो था आपका, जो गांव का जो पूरा एरिया है, उसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्वीफर का एरिया लेना है, क्योंकि ये बेसिकली एक्वीफर मॉनिटरिंग हो रहा है। तो एक्वीफर का एरिया लेना है, तो जो साउथ में जहां पे वेल कॉन्सेंट्रेटेड है आपके, तो वहां पे आपका एरिया एक्वीफर का कितना है वो कैलकुलेशन में लेना है, नहीं कि पूरे गांव का एरिया। इस ठीक है, केस में हमने पूरे गांव का एरिया ले लिया है, उसका रीजन मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए कि आपके जो साउथ कॉर्नर में ही आपके 50 खेत है, ठीक है, और 50 में कुएं या बोरवेल है, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा ना हो कि ये 6 का जो मॉनिटरिंग है वो उसी में से भी एक सब पॉकेट का मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो फिर ये 6 या 10 आप जितने भी बोले वो वेल स्प्रेड होने चाहिए। वो आज दोपहर मतलब 11:30 बजे के बाद वाला जो सेशन जो है योगेश का, वो उसी चीज को टच करेगा, थोड़ा मॉनिटरिंग, क्योंकि अजय ने भी बहुत समय पहले पूछा था कि कैसे करना है। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में योगेश भाई बताएंगे। एक ब्लैंकेट वेल इन्वेंट्री कर ली जाती है, जिसमें हम सभी कुओं को एक बार विजिट कर लेते हैं, लेटलॉन्ग वगैरह बेसिक चीजें मॉनिटर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें रिपीटेटिव लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करना होता है तो हम सबको नहीं करते हैं। तब हम क्या करते हैं कि हमारा ग्रिड बना लेते हैं, और एक ग्रिड में से एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव वेल हो हमारे पास, और वो रिप्रेजेंटेटिव वेल हो उस तरह से उसको हम सिलेक्ट करते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में जाते हैं, ताकि ये जो इश्यूज जो है लेटर ऑन कैलकुलेशंस के साथ कुछ प्ले ना करे। तो इस तरह से पूरा चीज को देखा जाता है। और कोई क्वेश्चंस? तो मैं आगे बढ़ूं इसमें? जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 7.28 तो रिचार्ज हो रहा था, और 8.57 हमारा डिप्लीट हुआ है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि चलिए ये हमने इतना एक्सट्रैक्शन किया है, इतना हमारा रिचार्ज हुआ है, माइनस हमने एक्सट्रैक्ट किया है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अराउंड 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर हम एक्चुअली, हमारा जो प्रीवियस रिजर्व था, तो बेसिकली ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा है -1.29 का, जी ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया है, बेसिकली हमने किया है कि जो हमारा रिचार्ज था 7.28 MCM, उसमें से हमने जो एक्सट्रैक्शन हो गया मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट द कैलकुलेटेड बट द मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 8.57। तो एक्चुअली 1.29 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर जो है, इतना पानी हमने जो यूज किया है, क्योंकि किया है हमारे मॉनिटरिंग से पता चल रहा है, ये बेसिकली हमने प्रीवियस रिजर्व जो था हमारा उससे हमने निकाला है। तो जो गॉड गिफ्टेड स्टोरेज था उसमें हमने अभी इतना डेंट लगा दिया, इससे पता चलता है। अगर आप एक और चीज देखेंगे, जो ये हमारे रिपोर्ट्स में आती है, स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, तो उसमें वो होता है, आपने देखा होगा ग्रे एरिया, डार्क एरिया, तो उस तरह से आता है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो उसका कैलकुलेशन ये होता है कि अगर आपका रिचार्ज 2.78 है,
और अगर आपने निकाला ज्यादा है तो उसका परसेंटेज निकाला जाता है। ये जो रिपोर्ट जो होती है, ये रिपोर्ट्स बेसिकली उसी पर्पस से बनाई जाती हैं। ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया होता है कि आपके कितने ब्लॉक या कितना एरिया जो है किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका विधि इसमें भी बताया गया है, और मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे अगर ये टेबल दिख रहा है तो इन्होंने एक असेसमेंट यूनिट्स का ब्लॉक्स मंडल्स तालुका का कैटेगराइजेशन किया है, जिसमें इन्होंने 4 कैटेगरी यूज की है: सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड सलाइन। तो बेसिकली 4 कैलकुलेशंस अलग तरह से हुए, सलाइन का एक कैलकुलेशंस अलग होता है। अगर आप इसमें आगे चलेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन भी दी होती है कि वो सेफ किसको मानते हैं वगैरह वगैरह। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसका परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो। हाँ, इन्होंने क्या है कि सेफ यूनिट्स वेयर द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज लेस देन 70%, तो आप इसको सेफ मान सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड इंडिकेटिंग ए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसका मतलब ये हुआ है कि जब आपका 100 यूनिट रिचार्ज हो रहा है और आपका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो उससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो उस सेंस को हम कहते हैं कि ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। तो ये कैटेगरी इस तरह से इसके अंदर डिस्कस की गई है। तो हम अपना कैटेगरी ये पर्टिकुलर बिदरा के लिए अगर मुझे करना होता, हालांकि ये छोटा यूनिट है इस लेवल के लिए, लेकिन फिर भी अगर इसका करना होता तो हम कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम अपनी तरह से एक बार फिर। तो बेसिकली बेसिकली देखिए बहुत सादा तरीका है। हम कहते हैं कि 7.28 अगर है तो उसको हम 100 मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो 8.57। तो ये क्या है, तो बेसिकली इसका परसेंटेज निकालते ये मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइडेड बाय ये, तो कितना आया। अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो ये कितना है परसेंटेज वाइज, क्योंकि ये परसेंटेज में है। सो मतलब 70 जितना होता, अगर ये आंसर लेस देन 70 होता तो ये हम मान के चलते कि ये हमारा सेफ है। लेकिन ये आंसर 100 के ऊपर है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, डेफिसिट में जाएगा ये तो। ये ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में, ओवर Over एक्सप्लॉइटेड exploitation. कैटेगरी। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैटेगरी में। तो इस तरह से आप एक एरिया को भी, क्योंकि सरकार करती है तो उसका एक मिनिमम एक मेजरमेंट यूनिट होता है, तो यहाँ पे हमने इसको सीधा इस तरह से मॉनिटर किया है। तो अगर आप, और ये हमें बता भी रहा है ना कि आपने 7.28 तो पानी आपका नीचे रिचार्ज हो रहा हुआ था सभी तरह से, और अभी आपने जो है उसमें से 8.57 निकाल लिया है, तो वो डेटा भी कहता है कि आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। ये डेटा माइनस में है तो ये भी बताता है। हमने इसको कैलकुलेट भी किया तो उससे भी पता चलता है। जब हमने इसको लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में डाला, ये वाला एनुअल चेंज का भी देखिए तो फिगर माइनस में आ रहा है। तो माइनस में तभी आएगा जब आपका वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैटेगरी की तरफ होगा तो आएगा। तो इस तरह से आप एक विलेज को बेसिकली, अगर आप चाहें तो आपकी मतलब आप अगर आप सिर्फ आपके एरिया आपका खेत का भी अगर चाहें तो आप इस तरह से मॉनिटरिंग करके आप आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं रिचार्ज डिस्चार्ज का। लेकिन जितने स्मॉलर यूनिट्स पे आएंगे चांसेस आर देर की एरर उसमें और ज्यादा हो, क्योंकि हो सकता है कि वो एकदम रिप्रेजेंटेटिव टाइप ना हो। तो थोड़ा बड़ा इलाका लेंगे तो आप आसानी से मॉनिटरिंग कैलकुलेशंस वगैरह कर पाएंगे। और ये जो है कैलकुलेशंस वो प्रीवियस 13-14 का जो प्रैक्टिकल किया था, जिसमें बहुत सारा हमने कैलकुलेशन पार्ट को यूज किया था, इसमें हमने कोई ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट को यूज नहीं किया है। एक ही जो चीज आपकी वेरी कर सकती है, मे बी अ जजमेंट ऑन अ स्पेसिफिक यील्ड। तो हो सकेगा आप बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस लेके स्पेसिफिक यील्ड वाला डेटा ले लीजिए। आपको एक ही बार लेना है, अगर आप कोई एक इलाके में काम कर रहे हैं जहां पे एक ही तरह का एक्वीफर है, तो ये डेटा आपको एक ही बार लेना है, बार बार लेना नहीं है। तो वो आपको बहुत अच्छे से आगे काम आ जाएगा। तो ये शैलेश इस भाई, तरह जो से आप इसको हमने जो लास्ट टाइम मेथड यूज करा था इनफ्लो आउटफ्लो वाला और ये वाला, उसमें हम्म, मेजर डिफरेंस यही है ना कि वो सरफेस वाटर को भी अकाउंट कर रहा है टोटल डेफिसिट या सरप्लस कैलकुलेट करने में। दिस इज जस्ट फॉर द ग्राउंड वाटर। ये सिर्फ ग्राउंड वाटर के लिए, वो सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को कर रहा है। लेकिन
दूसरा डिफरेंस ये है कि वो जो है वो ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है, ये ज्यादा एविडेंस बेस्ड है। नहीं बट मतलब लेट्स से अगर कोई सा गांव है, अगर वो ड्रिंकिंग वाटर की हम बात करें, तो सरफेस से भी अगर पानी मिल रहा है उनको तालाब से या और कहीं से, तो आई थिंक वो वाला भी कंसिडर हमें करना चाहिए ना। मेरा ये है कि वो कल दोपहर मतलब कल 11:30 बाद वाला जो लेक्चर है वो ड्रिंकिंग वाटर का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस चीज को आप अभी आपके पास रखिए, अगर कल वो रिजोल्व नहीं होता है तो कल उसको आप फ्लैग कीजिएगा। दोनों मेथड्स का मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड्स हम रेकमेंड नहीं करें कि आप यही कीजिए। दोनों मेथड्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इसके, क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस बेस्ड है, सीधा कैलकुलेशन है, आपको कोई ज्यादा जजमेंट्स नहीं लगाने हैं। तो इन अ वे ग्राउंड वाटर को आप आसानी से इसमें से निकाल पाएंगे, आपका एक्वीफर की हेल्थ को भी आप इसमें से अच्छे से समझ पाएंगे। वो जब मेथड उस जब पिछले सैटरडे को पिछले संडे को जब उस मेथड को हम कंक्लूड कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि उसमें एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी वो मेथड देता है, वो मेथड ये देता है कि आप बेसिकली पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, सोइल मॉइस्चर में कितना रुका, अपना इवोपोरेट ट्रांसपिरेशन कितना हुआ, इवोपोरेशन कितना हुआ, ये सब चीजों को कंसीडर करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है जो आपके प्रोजेक्ट डिसीजन लेने में आपको मदद कर सकता है। तो ये बोथ मेथड्स आर इम्पोर्टेंट और इसीलिए आपको टीच की जाती है। हो सके तो आप दोनों मेथड को कीजिए, लेकिन क्योंकि ये आसान है, एक बार आपने इसको डेटा बना लिया, आपने डेटा सेट बना लिया, आप मॉनिटरिंग आए, मॉनिटरिंग के डेटा डाला, डेटा को काट छाट किया और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए ये काम आ सकता है। अभी जो योगेश जो लेक्चर लेगा अभी 11:30 के ऊपर, वो बेसिकली उसी को लेके है कि डेटा किस तरह से लेना है, किस तरह से उसको मॉनिटरिंग नेटवर्क में बिठाना है, क्या डेटा काम का है, क्या डेटा काम का नहीं है, वो कैसे जज करना है। पूछिए। आई थिंक मैंने जिस नोट्स पढ़े अपने इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस वन वो वी कैन कंसिडर प्रीवियस वन, क्योंकि इरिगेशन में काफी सारा सरफेस वाटर का यूसेज रहता है, सो जरूर, लेकिन हाँ। इतना मतलब वो हो सकता है कि जिसने वो नोट बनाया उसका वो जजमेंट वैल्यू हो कि ये इरिगेशन के लिए काम का है। अगर इरिगेशन इसमें से भी होता है तो वो भी काम का है। तो दोनों अपनी तरह से मतलब जस्ट परफेक्ट है, बेस्ड कि आपकी क्या नीड है और आप इसको कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि अगर ये इंफॉर्मेशन का भी आप ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे तो भी बहुत मतलब नहीं है, अगर उसका भी अगर अच्छे से यूज कर पा रहे हैं तो आप उसको कीजिए। तो ऐसा है कि अब, लेकिन आप ड्रिंकिंग वाटर पे इसको सीमित मत कीजिए कि ये दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर या वो मेथड, उसमें आप मत जाइए। ये दोनों काम की चीजें हैं, अगर हो सके तो आपको दोनों को करना है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था, आपको ये डेटा शेयर कर दिया जाएगा एक्सेल शीट में, आप इसको कंसिडर कीजिए और आपका एक प्रैक्टिकल लिखिए। बहुत सारा डिस्कशंस किया है जो एक्सेल शीट में नहीं लिखा है, तो अगर हो सके तो आजकल में हो सके तो भारती बहन इसका रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर देंगे। तो अगर आपने नोट भी बनाई है तो उसको भी आप थोड़ा उसको जब प्रैक्टिकल लिखिए तो उसमें उन चीजों को लिखिए कि ये पॉइंट्स अपने डिस्कस किए थे और इस तरह के डेटा थे, क्योंकि आपको ये आगे चल के काम में लेना है इन चीजों को। ठीक है। ओके, थैंक यू।